तो चलिए भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल्स में। गॉस की प्रमेय के थ्योरी को हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी के एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से फील करके हमने समझ लिया है। फॉर्मूले जितने भी है उनको डेरिवेशन करके फॉर्मूले का क्या मतलब है सब कुछ अच्छी तरीके से जान लिया है। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में एक बहुत बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट के लिए। अगर पेपर 70 नंबर का आता है तो 70 नंबर के पेपर में आप ये मान के चलिए कि 50% न्यूमेरिकल रहते ही रहते हैं। 50% से थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन 50% अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 50% न्यूमेरिकल आपको फेस करने ही होंगे। अब थ्योरी तो 50% लगभग बच्चा रट के पढ़ के याद करके कैसे ही ना कैसे काम चला लेता है, वहां पर अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल, बिना न्यूमेरिकल्स के बेटा पास होना भी दिक्कत का विषय है। 70 नंबर की थ्योरी में से लगभग 35 नंबर प्लस 70 नंबर के पेपर में से 35 नंबर के लगभग आसपास की थ्योरी रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप रट के पढ़ के पूरी की पूरी 35 नंबर की थ्योरी को तैयार कर लो। कहीं ना कहीं थ्योरी भी दिक्कत में आ गई तो पास होने में दिक्कतें हो जाएंगी आपको। इस वजह से अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए और बढ़िया से पास होने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स शुरुआत से ही अच्छे करने होंगे। न्यूमेरिकल्स की कुछ टिप्स है, एक आध दो टिप्स है, वो आपको ग्रहण करनी होगी और वो उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। और जिस बच्चे ने थ्योरी को ढंग से पढ़ा होगा वो न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स की क्या टिप्स है वो टिप्स पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करने हैं, उससे पहले हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस चैप्टर की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जब थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी तो उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक के आपको क्या पता होंगे, फॉर्मूला। क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरी आप पढ़ोगे तो थ्योरी में ही फॉर्मूला होते हैं, डेरिवेशन में फॉर्मूला होते हैं, तो उस चैप्टर के फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से पता होंगे। फॉर्मूला के साथ साथ आप उसमें जो भी प्रतीक यूज हुए हैं उनका आपको मतलब पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जैसे मैं गॉस की प्रमेय की बात करूं तो गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अगर मैं इसे वेक्टर प्रारूप में देखूं तो ई वेक्टर डॉट क्या होता है? ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो कहने का सिर्फ अर्थ इतना है कि आपको यहां पता होना चाहिए इस फॉर्मूले में कि फाई ई का क्या मतलब है। तो फाई ई का मतलब है ये फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वर्रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो ये फ्लक्स है। ई का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल, जो पृष्ठ रखा है उसका एरिया। और थीटा का क्या मतलब है? तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के साथ बनने वाला कोण। तो आपको उस फॉर्मूले में जितने भी प्रतीक यूज हुए हैं या किसको किससे व्यक्त करते हैं ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अन्यथा आप वैल्यू नहीं छाट पाएंगे और सही फॉर्मूले का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत का विषय होगा। तो कुल मिला के आपको उस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए। थ्योरी अच्छी होगी तो फॉर्मूला पता होंगे, फॉर्मूला पता होंगे तो फॉर्मूले में जैसे कि ई क्या है, फाई क्या है, ये क्या है। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर रखे गए कुल आवेश का कितने गुना होता है। तो अब आप यहां देखेंगे कि फ्लक्स के इस वाले फॉर्मूले को अगर एक फॉर्मूला मान रहे हो, ये दूसरा फॉर्मूला मान रहे हो, तो एक ही चैप्टर में फ्लक्स के कितने फॉर्मूले हैं? 2। अब आप कौन सा प्रयोग करोगे? न्यूमेरिकल कोई है और जिसमें ये पूछा गया है कि भैया फ्लक्स बताइए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का उपयोग हमें तब करना है जब कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा है, क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दे रहा है और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के दोनों के बीच के कोण के बारे में जानकारी दे रहा है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला उपयोग करना होगा? पहला वाला। अगर इस वाले फॉर्मूले की बात करूं तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग हमें तब करना होगा जब वैद्युत क्षेत्र का कौन सा प्रारूप दे रहा है? वेक्टर प्रारूप। और क्षेत्रफल का भी कौन सा प्रारूप दे रहा है? वेक्टर, मतलब दिशा के साथ वैल्यू दे रखी है। तो कहीं ना कहीं हम सेकंड फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। थर्ड फॉर्मूले का उपयोग तब करेंगे क्योंकि हमसे कहा गया है कि कोई बंद पृष्ठ है, उसके भीतर इतना आवेश रखा है और इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो 100% हम कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद आपको हो जाएगी कि हमें किस स्थिति में किन चीजों का उपयोग करना। न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले ये मुख्य बातें हैं, विशेष तौर पर ध्यान देना, बिल्कुल प्रॉपर।
क्योंकि हम इन्हीं चीजों में दिक्कत कर जाते हैं। हम क्या करते हैं कि साहब क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो अलग चीज है, ये चीजें आपको पता। तो पहला पॉइंट आपको ये करना है कि थ्योरी अच्छे से तैयार हो, फॉर्मूले अच्छे से तैयार हो। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहां उपयोग करना है, क्योंकि एक ही चीज के एक से अधिक फॉर्मूले हो सकते हैं, फिर फंस जाओगे कि ये कब लगाना, ये कब लगाना। तो जैसी कंडीशन होगी वैसा हम उपयोग करेंगे। दूसरी कंडीशन, जब आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, न्यूमेरिकल को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें क्या दे रखा है वो वैल्यू को छांटना है, और वैल्यू को छांटने के बाद, ठीक है, वैल्यू को छांटने के बाद आपको कौन से फॉर्मूले का निर्धारण करना है ये बहुत आसानी से आपको पता होना चाहिए, वो पता चल जाएगा अगर थ्योरी अच्छी से पढ़ी। सेकंड नंबर पे आपको क्या काम करना है, तो सेकंड नंबर पे काम करना है जो भी फॉर्मूले का आपने चयन किया है, जैसे कि मान लो फाई ई बराबर, और आपने फॉर्मूला लगाया ई ए कॉस थीटा। हमें ई की जानकारी है, ए की जानकारी है, और किसकी जानकारी है, थीटा की जानकारी है। तो सबसे पहले हम ये सब की सब वैल्यू इनमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में गुणा आएगा, कैलकुलेशन में भाग आएगा। तो गुणा भाग बहुत आसानी से आप करना जानते हैं, दिक्कतें आती हैं घातों को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करना, घातों को सॉल्व करना। तो घातों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ बातें बताई थी, जैसे कि 10 की घात -10 है, वो मल्टीपल 10 की घात -20 है। तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। -10 -20 माइनस क्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर यही वाली बात भाग में होती कि 10 की घात -10 और बट्टे में 10 की घात -20, तो सबसे पहले हमें इसे कहाँ ले जाते, ऊपर। तो 10 की घात -10 मल्टीपल नीचे घात माइनस की, ऊपर जाके काय की हो जाती, प्लस की। और फिर आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ते, तो बेटा -10 में +20 जोड़ोगे तो +20 में -10 घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। कितना बचेगा, ये तो घातों को गुणा करना, घातों को भाग देना, ये पॉइंट है। कुछ यहाँ दशमलव का और मतलब सीख लो, दशमलव का, ठीक है। दशमलव, देखो फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, उन न्यूमेरिकल्स में हमें एक अंक के बाद दशमलव चाहिए। कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव चाहिए, दशमलव चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव चाहिए, ठीक है। दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव चाहिए। जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब न्यूमेरिकल में हमें एक अंक के बाद दशमलव, ऐसा समझ लो ये एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि एक अंक के बाद हमें क्या चाहिए, दशमलव। हालांकि फर्स्ट ईयर में आपको ये बताया जाता है कि एक अंक के बाद दशमलव हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगाने का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए, अब कहीं कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है 11.681, और इसे हमें एक अंक तक दशमलव देना है। इसका मतलब इस दशमलव को इधर लेके आना। तो दशमलव का सेटअप समझ लो। अगर दशमलव आप LHS साइड ले जा रहे हो, अगर दशमलव आप कौन सी साइड ले जा रहे हो, LHS साइड, तो घातें प्लस की होंगी। जो भी घातें होंगी वो काय की होंगी, एक अंक लेके जा रहे हो तो एक घात प्लस की, 2 अंक लेके जा रहे हो 2 घात प्लस की, 3 अंक लेके जा रहे हो 3 घात प्लस की। और अगर घातें आप कहां लेके जा रहे हो, RHS साइड लेके जा रहे हो, तो फिर घातें उतनी ही काय की होंगी, माइनस की। एक अंक लेके जा रहे हो तो 1 माइनस की, 2 अंक लेके जा रहे हो तो 2 माइनस की। जैसे याद चेक करो, एक अंक वाला लाना है तो 1.1681, तो पहले से आप कौन सी साइड लेके आए हो, LHS। कितना अंक लेके गए हो, 1, तो फिर एक घात काय की हो जाएगी, प्लस की। तो इसे और सॉल्व करना बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय रहता है। अगर मान लो इसी दशमलव को मैं यहां की बजाय और यहां लेके जाता हूं, मतलब मैं इसे ऐसे लिखता 11, 6, 8 और 0.1, तो आप बताओ दशमलव पहले यहां था, आप यहां से 2 अंक बाद RHS साइड ले गए, तो RHS साइड ले जाने पर ये घातें काय की होंगी, माइनस की होंगी, और 2 अंक ले गए तो 2 घातें माइनस की, ठीक है। तो एक सिंपल सी मैंने एक बात बता दी कि RHS और LHS साइड ले जाने पर घातें प्लस और माइनस की क्यों। ये नॉर्मल मैथमेटिकल का नियम है, कोई ऐसा नहीं है कि रटने वाली बात है। LHS ले जा रहे तो घातें प्लस की है, RHS ले जा रहे घातें माइनस की। आप देख लो ना, 11.681 है, इसको मैंने ऐसे लिखा 1.1681। मैं एक घात इधर ले गया और मैंने कहा कि घात 1 प्लस की होगी। सरल सी बात यह है कि मैथ में वो सभी काम सही होते हैं जिसमें हमें ये पता हो कि ये जैसे कि इससे इस स्टेप से ये वाला स्टेप लेके आए,
इस वाले स्टेप से ही तो ये स्टेप लेके आए। तो बेटा मैथ में वो सभी बातें सत्य होती है कि आप वापस उसी स्टेप पर लौट के जाओ। तो आप ये बताओ, मैंने इस अंक को, एक अंक को इधर लेके आया हूं, एक घात प्लस की कर दी है। अगर एक घात प्लस की मतलब होता है कि 10 की घात 1 का मतलब 10, और 10 का मल्टीपल कर दोगे तो फिर से बात लौटे आएगी। ठीक है, कितना 11.681, 10 का मल्टीपल कर दो, एक अंक का और खिसक जाएगा वो फिर से। तो कहने का मतलब ये कोई नियम नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है, जनरल मैथ है, सामान्य मैथ है कि घातें कब कब प्लस की होंगी और कब काय की होंगी, माइनस की होंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ कैलकुलेशन की बातें है जो मैंने आपको बताई। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि ये किस किस की वैल्यू दे रखी है या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फॉर्मूला सटीक ढूंढना है, फॉर्मूला सटीक ढूंढने के बाद फिर उस पर वैल्यू रख के आपको कैलकुलेशन करनी है। न्यूमेरिकल्स की ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से अगर पता है, नहीं पता तो सीखिए। जिस बच्चे की कैलकुलेशन दिक्कत है, कैलकुलेशन करना सीखिए, गुणा करना सीखिए, भाग करना सीखिए। प्रैक्टिस से सब चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन करा दिए, केवल 2 क्वेश्चन कॉपी पे लिखे हैं और आप प्रैक्टिस ना करो। अगर 2 मैंने करा दिए तो कम से कम 2 तो अटेम्प्ट करो, और अगर 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हो, नए क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इतना तो कर ही सकते हो कि जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए वो बिना देखे किताब से आप वही 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मतलब अपने आप से सॉल्व करो। सीख के तो गई हो, अपने आप से सॉल्व करोगे। जो हमने सीखा है क्या अपने आप से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सेल्फ से करने का प्रयास करो। ये सब चीजें सीखने की विधियां है जो आपको अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं गॉस की प्रमेय पर आधारित। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तीनों क्वेश्चनों का अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूं तो ध्यान करो मेरी एक बात, मैंने आपको बताया था कि एक घन है, थ्योरी को याद करो कि एक घन है और उस घन के केंद्र पर, घन के कहां पर, केंद्र पर एक आवेश रखा है। घन के केंद्र पर क्या रखा है, तो संपूर्ण घन से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। क्योंकि गॉस क्या कहते हैं, बंद है। घन एक कमरे की आकृति होती है, बंद है, उसके भीतर आवेश रखा है तो उसके भीतर रखे गए आवेश का ही 1/ε। दूसरा पॉइंट आता है कि घन के एक पृष्ठ से, कितने से, एक पृष्ठ या एक फलक ऑप्शन आ सकता है, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फिर आपको बताया गया था यही फ्लक्स होता है Q/6ε0। ये थ्योरी में मैंने 4 से 5 बार डिस्कशन किया। तीनों क्वेश्चन बेटा इसी दोनों कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर है कि नहीं, एक घन है, उस घन के केंद्र पर आवेश रखा है, कितना रखा है घन के केंद्र पर आवेश, 17.7 पिको कूलम का आवेश रखा है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, एक और मैं बात आपको बता दूं बेटा, जो बंद आकृति है, जैसे कि यहाँ घन दिखाया गया बंद आकृति के रूप में, घन की भुजा चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, क्या घन की भुजा का फर्क उसके संपूर्ण घन से गुजरने वाले फ्लक्स या एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स में पड़ रहा है क्या? तो भुजा से इसका कोई लेना देना, चाहे तो छोटी है और चाहे बड़ी है। बताया गया था गॉस की प्रमेय आकार आकृति पर निर्भर नहीं करती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। तो आप इस बात को समझिए कि पहले वाले क्वेश्चन में यहां हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि जो भी घन है, घन के केंद्र पर एक 17.7 पिको कूलम का आवेश रखा। ये कुछ छोटी मोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पिको को चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, तो -12 से। जो लोग नहीं जानते वो कहीं लिख लेंगे कि एक पिको को हटाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 10 की घात -12। एक माइक्रो को हटाने के लिए, कितने से गुणा करते हैं, 10 की घात -6 से। 10 की घात माइनस के किससे, 6 से। ठीक है, तो यहाँ पिको तो 10 की घात -12 आवेश दे रखा है। अब क्वेश्चन को यहां से पढ़ो, क्वेश्चन को, तो घन के प्रत्येक सतह से, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि संपूर्ण घन से, प्रत्येक सतह का मतलब है एक पृष्ठ से। प्रत्येक सतह का मतलब क्या है, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो बताओ कौन सा छात्र नहीं बता पाएगा कि प्रत्येक पृष्ठ से कितना गुजरेगा, Q/6ε0। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पर ε0
पता है वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है, वायु या निर्वात की क्या है, वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता, वायु और निर्वात की वैद्युशीलता। इसका मान फिक्स होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू फिक्स होता है। तो बेटा इसमें कैलकुलेट करिए, फाई ई बराबर इसका मान 17.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का कितना है 12 वट्टे में 6, और इसका मान 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का कितना है 12। ठीक है, आप देखोगे -12 और -12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, एक काम करिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए, इस जगह एक जीरो, ये भी 2 अंक बाद पॉइंट, ये भी 2 अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट बहुत आसानी से कट जाएगा। और 885 का आप पहाड़ा तो जानते नहीं होंगे, 885 एक 885, 885 दूनी 1770, मैं जरूर जानता हूं। तो 885 से ये 1770 कितनी बार कैंसिल हो गया, दो का मल्टीपल कर दो, 885 दूनी 1770 दिखाई दे जाएगा। तो कितने बार कट गया, 2 बार। तो साहब ऊपर कितना आ गया 2 और नीचे कितना है 6, ये भी कैंसिल कर दोगे तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 1/3। यही आपका क्या है आंसर। आंसर चेक करोगे, ये रहा आंसर। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं आंसर तो मिल नहीं रहा, आंसर तो मिल नहीं रहा। तो 1/3, 3 का भाग 1 में दे दोगे तो यही आएगा 0.333। क्या कोई समस्या? तो घन का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कितना इंपोर्टेंट है आप खुद अंदाजा लगा लो। सेकंड क्वेश्चन सेम है, यहां भुजा कितने सेंटीमीटर दे रखी है, यहां कितनी दे रखी है, लेकिन हमें भुजा से कोई लेना देना नहीं है। भुजा बड़ी हो छोटी हो, फ्लक्स तो जितना गुजरना उतना ही गुजरना। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर कितना कूलम आवेश रखा है, 1 कूलम, तो यहां आवेश का मान कितना दे रखा है 1 कूलम। घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फलक कह रहा है, फलक या पृष्ठ एक ही बात है, तो यहां भी आंसर क्या लगा दोगे, फाई बराबर Q/6 एप्सिलॉन 0। Q का मान कितना है 1, एप्सिलॉन 0 का मान पता है, कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। कर लेंगे आराम से कैलकुलेशन। ओके, अब बात करते हैं, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। केंद्र पर कितना आवेश रखा है 10 माइक्रोकूलम। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया, माइक्रो को हटाने के लिए कितने से गुणा है -6 से, तो 10 गुणा 10 की -6 कूलम का आवेश है। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे, घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, तो Q/6 एप्सिलॉन 0। क्या इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे? Q की जगह 10 गुणा 10 की -10, 6 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10 के 12। न्यूमेरिकल बहुत सरल है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट बेटा कठिन नहीं आता। कठिन हमें तब लगता है जब चीजें हमें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आती, वही क्वेश्चन हमें कठिन लगना चालू हो जाता। न्यूमेरिकल भी सरल है, थ्योरी भी सरल है, बस कहानी परोसने की है कि आपको कैसे परोसा जा रहा है और आप उसे कैसे इनहेल कर रहे हैं, उसे कैसे ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी कहानी है। ठीक है, चलिए करिए अटेम्प्ट क्वेश्चन। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिलहाल हमने 3 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए और तीनों क्वेश्चन घन पर ही आधारित है कि घन के केंद्र पर आवेश रखा है, घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। आगे के 2 क्वेश्चन जो है वो फ्लक्स पर ही आधारित है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर गौर से देखोगे तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप दे रखा है, ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के 4k कैप, और इसका क्षेत्रफल का, ठीक है, इतने वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ रखा है। इस वोल्ट मीटर में इतने वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रहा है ए वेक्टर बराबर माइनस के 4k कैप, ए वेक्टर बराबर माइनस के 4k कैप। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं कुछ चीजें समझ पाया तो कुछ चीजें ये है कि वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है और उस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ दे रखा है, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान दे रहा है और दोनों के सदिश रूप दे रहा है। दोनों के कौन से रूप दे रहा है? सदिश रूप, मतलब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है।
इनको थोड़ा सा और गहराई से समझाने का प्रयास करो। इनको अगर थोड़ा सा और गहराई से समझाने का प्रयास करो तो थोड़ा सा गहराई के समझाने का प्रयास यह है कि ई वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप क्या बता रहा कि ई वेक्टर एक्स अक्ष पर भी है जिसका परिमाण कितना है 2, ई का मान वाई अक्ष पर भी है जिसका परिमाण कितना है 3, ई का मान जेड अक्ष पर भी है वो भी माइनस जेड अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, माइनस जेड अक्ष, और उसका मान कितना है 4। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि ई का मान एक्स अक्ष पर भी है, ई का मान वाई अक्ष पर भी है और ई का मान जेड, मतलब तीनों दिशाओं में फैला हुआ, तीनों एक्सेस पे ई का मान फैला हुआ। एक्स अक्ष पर कितना है 2, वाई अक्ष पर कितना है 3 और माइनस जेड अक्ष पर कितना है 4। ई का मान तीनों डायरेक्शन में फैला हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो जो क्षेत्रफल सदिश है उस क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो माइनस जेड अक्ष पर कितना है 4 है, मतलब उस क्षेत्रफल का परिमाण कितना है 4, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, माइनस जेड अक्ष पर। डायरेक्शन किधर की ओर है, माइनस जेड अक्ष पर। देखो चलो और अच्छे से फील कराऊं, देखो समझो, ऐसा समझो कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। हालांकि कैलकुलेशन कराने में 1 मिनट का टाइम लगेगा। कैलकुलेशन 1 मिनट में कैसे हो जाएगी, जब तुम्हें पता है वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर रूप, क्षेत्रफल का वेक्टर रूप दे रखा है, तो वेक्टर रूप का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई का मान बताओ 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के 4k कैप। ए वेक्टर का मान बताओ माइनस के 4k कैप। बेटा जो डॉट होता है, डॉट दो तरीके के गुणन होते हैं, एक डॉट और एक होता है क्रॉस, ठीक है। डॉट गुणन को बोलते हैं अदिश गुणन, अदिश गुणन, क्योंकि ये डॉट दो सदिश राशियों के बीच में डॉट हो तो ये एक अदिश राशि को व्यक्त करती है, और दो सदिश राशियों के बीच में क्रॉस हो तो ये सदिश राशि को व्यक्त करती है। इस गुणन को बोलते हैं सदिश गुणन। अदिश गुणन नॉर्मल होता है। अदिश गुणन में देखते हैं कि आई के गुणांक का आई में गुणा, जे के गुणांक का जे में गुणा और के गुणांक का, जैसे कि यहाँ आई के गुणांक कितना है 2, क्या यहाँ आई का गुणांक कोई है, तो छोड़ो खत्म करो। जे का गुणांक यहाँ कितना है, क्या यहाँ जे का गुणांक है, खत्म करो। के का गुणांक यहाँ कितना है 4 नहीं -4, और यहाँ के का गुणांक कितना है, तो के का तो है, तो -4 का -4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आंसर आ गया भाई साहब। फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो आंसर लिख देंगे। न्यूमेरिकल्स में जिस चीज की वैल्यू पूछी है उसका मान निकालने के बाद मात्रक लिखना जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में एग्जामिनर आधा या 1 नंबर आपका काट लेगा भी फालतू में। ये बात विशेष ध्यान रखें। हो सकता है जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है अगर थोड़ा स्ट्रिक्टली है तो वो नंबर काटेगा ही काटेगा, और हो सकता है कि हम जैसा कोई मास्टर है दयावान, हाँ, और रहम दिल, दरिया दिल, तो फिर हो सकता है कि वो मान ले कि बच्चे में बड़बड़ी में नहीं लिखा और नंबर पूरा दे दे, तो ऐसे कम ही व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो नंबर काट सकते, ऑफिशियली वो नंबर कटने लायक ही। आपने मात्रक नहीं लिखा तो आप मात्रक जरूर लिख के आए, ये गलतियां ना करें, ठीक है। फिर बाद में आके कहते हो कि साहब हम तो 90 नंबर को करके आए, वो जो 90 में से 45 क्यों से रह गए। तो बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है जो हम करके आते हैं और हमें ऐसा लगता है वो गलती है ही नहीं, तो कुछ नंबर कटने की वो सबसे बड़ी अव्यवस्था होती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ इतना है, एक लाइन में आंसर दे सकते हो। वेक्टर प्रारूप दे रखा है, डॉट करना है, या आई का आई में, जे का जे में, के का के में, खत्म बात। लेकिन मैं इसे फील कराना चाह रहा हूं, अब फील करके समझो। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दिया जा सकता। सुनो, मैं यहीं पर 3 अक्ष लेके चल रहा हूं कि साहब ये एक्स अक्ष है, ये वाला कौन सा अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। 3 अक्ष है। अगर मैं 3 पेन दो तो मैं इसे और पेन की सहायता से थोड़ा सा दिखाऊं। ये कुछ लोगों को ऐसा लगता भी है कि न्यूमेरिकल तो कैलकुलेशन है, केवल फॉर्मूला रखो कैलकुलेट। न्यूमेरिकल वास्तव में फील करने वाले भी क्वेश्चन है। अगर वास्तव में आपको समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है
तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। देखो ये 3 अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। वैद्युत क्षेत्र को अगर देखे तो एक्स अक्ष में कितना वैल्यू है 2, जो आई कैप है वो एक्स अक्ष को व्यक्त करता है, फर्स्ट ईयर में ये बात आपको बताई होगी। जे कैप वाई अक्ष को व्यक्त करता है और के कैप जेड अक्ष को, अगर माइनस है तो माइनस जेड अक्ष। तो अगर आप देखोगे कि वैद्युत क्षेत्र का मान एक्स अक्ष में कितना है 2, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान इस एक्स अक्ष पर 2 है और इस वाई अक्ष पर कितना है 3, वाई अक्ष पर कितना है और जेड अक्ष पर कितना है -4 नहीं 4, लेकिन माइनस जेड अक्ष। माइनस जेड अक्ष का मतलब इसका उल्टा, नीचे की ओर डायरेक्शन। माइनस जेड अक्ष का मतलब क्या है उल्टा, किधर की ओर डायरेक्शन, नीचे की ओर डायरेक्शन, ऐसे। अब ऐसे देखो समझ लो इस बात की। तो इधर कितना है 2, इधर कितना है 3 और इधर कितना है 4, माइनस जेड अक्ष पर कितना है 4। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र के तीनों अक्षों पर मैंने मान आपको बता दिए, 2 3 4। अब मैं क्षेत्रफल को देखता हूं। क्षेत्रफल का मान के कैप का मतलब कौन से अक्ष पर है, जेड अक्ष पर, और -4 का मतलब माइनस जेड अक्ष पर। मतलब यहां पर एक कॉपी दे दो तो नॉर्मल। हाँ, मान लो मेरे पास ये कोई पृष्ठ है, मेरे पास ये कोई क्या है पृष्ठ है, और ये पृष्ठ जो है वो ऐसा रखा है कि इसके जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन है, क्योंकि क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के अविलंबित किधर की ओर होती है, तो इसके जो पृष्ठ की डायरेक्शन है, अगर मान लो यहां एक क्षेत्रफल ले लूं तो इस पृष्ठ की डायरेक्शन अविलंबित बाहर की ओर, तो इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर की ओर है, जेड अक्ष पर है। किधर की ओर है, वो भी माइनस जेड अक्ष पर है, और उसका वैल्यू कितना है, कितना है माइनस नहीं 4, जो कि माइनस जेड अक्ष हो गया ना, 4 है। तो अगर आप देखो कि जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल की दिशा माइनस जेड अक्ष पर, माइनस जेड अक्ष की ओर है, और उसका वैल्यू कितना है 4, तो क्षेत्रफल कितना है 4, और जेड अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान देखो तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी कितना है। अब मुझे एक बात बता दो, इस पृष्ठ में से क्या ये एक्स अक्ष वाली रेखा गुजर रही होंगी, नहीं गुजर रही होंगी। एक्स वाली रेखा है तो इस पृष्ठ के क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या ये वाई अक्ष वाली रेखा गुजर रही होंगी, नहीं गुजर, ये भी इसके क्या है समांतर। कौन सी वाली रेखा गुजर रही होंगी, जेड अक्ष वाली। कौन सी वाली, तो हमें केवल कौन से अक्ष से मतलब है, जेड अक्ष से मतलब है, इसके एक्स और वाई से कोई मतलब। अब जनरल फॉर्मूला लगा दो, फाई बराबर ई ए, क्या लगा दो, ई का मान जेड अक्ष पर कितना है 4, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान कितना है, और 4 का गुणा 4 में कर दो, कितना आ गया 16। आ रहा है 16 के नहीं आ रहा। ये है एक बेहतरीन फील्ड, हालांकि कैलकुलेशन एक लाइन में हो जाएगी, कोई भी दिक्कत का आपको विषय नहीं, अपनी बड़ी बांट लो, ठीक है। हाँ, अब अगर कैलकुलेशन से ही देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सरल है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ई वेक्टर का मान दे रखा है, और जो पृष्ठ रखा है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान भी दे रखा। एस वेक्टर से दिखाया गया है, आप ए वेक्टर से दिखा देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और दोनों का क्या करना, डॉट। क्या करोगे, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। इसमें आई है लेकिन इसमें आई नहीं है, इसमें के है इसमें के नहीं है, इसमें जे का गुणांक कितना है और इसमें कितना है, और 4 का 10 में करोगे आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ रहा है, चल कि नहीं आ रहा है कि नहीं, सरल। दोनों क्वेश्चन सिंपली आराम से सॉल्व हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आराम से ले सकता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वेक्टर का ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जैसे समझाया है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे समझाया वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 6 अच्छे से समझना होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, समझिए। एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रहा है ई वेक्टर बराबर कितना है 1.2 आई कैप 1.6 जे कैप 1.6 जे कैप। इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन को ढंग से समझोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे आप। YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। एक पृष्ठ है, एक क्या है पृष्ठ, जो कैसा है आयताकार, आयताकार है और आयताकार के साथ साथ YZ तल के समांतर है।
बाई जेड तल के क्या है, समांतर। जब ऐसे शब्द न्यूमेरिकल में यूज होते तो ऐसे चांद में से होके ऊपर निकल जाते, गंजी हो जाती चांद। अब समझ रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से फील कराएंगे आप। एक पृष्ठ है आयताकार है और बाई जेड तल के क्या है, समांतर, और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है साहब, 0.2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। चलो चित्र बना के समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मान अगर देखोगे तो एक्स अक्ष पर कितना है और वाई अक्ष पर कितना है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो ही अक्षों पर है, जेड अक्ष पर उसका कोई वैल्यू नहीं। तो चित्र बनाते हैं, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ठीक है। एक्स अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान 1.2 है और यहां पर कितना है, 1.6 है, ठीक है। अच्छा, एक आयताकार पृष्ठ है जो बाई जेड तल के समांतर है, एक आयताकार पृष्ठ है जो बाई जेड तल के समांतर। अच्छा, अगर मैं इसमें जेड मानूं तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, जेड कहां होगा, तो कुछ लोग सोचेंगे गुरु जेड यहां होगा, क्योंकि ज्यादातर हम कॉपी पर या जो टीचर आपको बोर्ड पर कराते हैं वो जेड अक्ष को हमेशा यहां दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जेड अक्ष यहां नहीं होता। वास्तव में जेड अक्ष क्या होता है, तो आपको कई बार बताया है, वास्तव में जेड अक्ष क्या होता है, तो वास्तव में जेड अक्ष ये होता है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड, ये होता है जेड अक्ष। अब ये यहां लाइन ड्रॉ कहां करेंगे, इस वजह से मजबूरन कहां दिखा देते हैं यहां, लेकिन ध्यान रहे हमेशा ये लाइन कहां होती है, ये रहती है, ये है जेड अक्ष। अब सुनो, कोई एक आयताकार पृष्ठ है वो बाई जेड तल के समांतर है, बिल्कुल फील करा रहा हूं, तो जी बताओ, जहां मैं बाई ढूंढो, बाई कहां है, ये रहा, जेड कहां है, ये रहा। तो कोई जो पृष्ठ है, कॉपी, हाँ, ये जैसे मान लो ये पृष्ठ है, ये बाई जेड तल के समांतर का मतलब समझते हो, बाई जेड तल के समांतर का मतलब ऐसा रखा, बाई जेड तल के समांतर का मतलब ऐसा रखा, ऐसा। देखो इसकी जो चौड़ाई है वो बाई तल में आ रही है और इसकी लंबाई है वो कौन से तल में आ रही है, जेड में। तो देखो बाई जेड तल के समांतर है कि नहीं। और अगर पृष्ठ ऐसा रखा है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा लेना, यहां एक क्षेत्रफल काटना, उस क्षेत्रफल की दिशा अविलंबित किधर की ओर होगी, वो अविलंबित बाहर की ओर, मतलब कौन से अक्ष की ओर आ रही है, ओ हो, इसका मतलब यहां पर एक पृष्ठ रखा है और वो पृष्ठ इस बाई जेड तल के क्या है, समांतर, मतलब ये पृष्ठ ऐसा रखा है, बाई जेड तल के क्या है, समांतर, ये पृष्ठ ऐसा। तो इस पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी, वो क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, एक्स अक्ष की ओर होगी। किधर की ओर होगी, ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं और कैलकुलेशन से भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए वेक्टर को ए को अगर वेक्टर प्रारूप में लिखना चाहूं तो 0.2 आई कैप लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल का मान तो कितना है 0.2, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, वो एक्स अक्ष को कौन व्यक्त करता है, आई कैप। तो अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मान 0.2 और डायरेक्शन एक्स अक्ष की ओर, तो 0.2 आई कैप हो गया कि नहीं हो गया, 0.2 आई कैप हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल, कैसे सरल कि सर फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर का मान पता है 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, और ए वेक्टर का मान नहीं पता था, वो हमने निकाल लिया 0.2 जे कैप, सॉरी आई कैप, और डॉट का मल्टीपल कैसे बताया, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो आई का गुणांक 1.2 है, 1.2 का गुणा 0.2 में 12 दूनी 24, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 24, 2 अंक बाद पॉइंट है, जे का तो कोई मतलब नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बताओ क्या कोई दिक्कत, क्या क्वेश्चन वास्तव में फील हुआ कि पृष्ठ बाई जेड तल में कैसे रखा है, बाई जेड तल, ये जेड है और ये क्या है, बाई, ऐसे रखा है। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, एक्स अक्ष में। तो जो क्षेत्रफल का वेक्टर प्रारूप है वो क्या आएगा, आई है। अब मैं इस बात को अगर डायरेक्ट बताता 0.2 आई कैप लिख लूं तो आपके हमेशा मन में चलता आई कैप ही क्यों लगाया, जे कैप भी तो लग सकता था, के कैप भी तो लग सकता था। लेकिन अब आपको एग्जैक्टली पता है कि क्वेश्चन से हमें यह पता चला कि इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन एक्स अक्ष की ओर ही होगी। तो वास्तव में क्वेश्चन कैसे फील की जाते हैं ये भी आपको बातें पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 को, बहुत सिंपल और बहुत सरल है। कोई निश्चित आयतन का
कोई निश्चित आयतन का एक बंद पृष्ठ है, कोई निश्चित आयतन का ये क्या है, बंद पृष्ठ है, क्या है देखते हैं। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, ठीक है, कोई निश्चित आयतन का एक क्षेत्र है, उसमें कितनी वर्रेखा भीतर जा रही है, कितनी वर्रेखा, और तुम्हें पता है जो वर्रेखा भीतर जा रही है वो कैसे फ्लक्स को डिनोटेट करती है, ऋणात्मक फ्लक्स को। अगर वर्रेखा किसी पृष्ठ के भीतर जा रही हो तो कैसे, नेगेटिव फ्लक्स। और 2500 वर्रेखा बाहर निकल रही है, और 2500 वर्रेखा बाहर का मतलब ये कैसा फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। कैसा फ्लक्स, तो बताइए उस क्षेत्र के भीतर आवेश कितना है, उस क्षेत्र के भीतर आवेश कितना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक बात बताइए, 4500 वर्रेखा एंटर कर रही है और 2500 वर्रेखा कहां निकल रही है, बाहर। तो टोटल फ्लक्स बताइए, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स। तो माइनस के 4500 और प्लस के 2500, माइनस के 4500 प्लस के, तो आप देखोगे नेगेटिव कितना बचेगा, 2000, माइनस का कितना बचेगा, 2000। अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चन जैसा दे रखा है उस हिसाब से हमने देखा कि 4500 वर्रेखा प्रवेश कर रही है नेगेटिव, 2500 वर्रेखा बाहर निकल रही है पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स देखोगे तो माइनस का 2000। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश रखा हो उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है उससे गुजरने वाला फ्लक्स। अच्छा ये बताओ कुल फ्लक्स हमारे हिसाब से कितना गुजर रहा है, माइनस के 2000, कितना गुजर रहा है। हमें आवेश चाहिए कि उसके भीतर कुल आवेश कितना और बट्टे में कितना, ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻ के बाद। ये ना भाग में इधर काय में पहुंच जाएगा, गुणा में। क्या बड़ी आसानी से Q का मान नहीं निकाल सकते, Q का मान निकल आएगा नेगेटिव 2000, कितना, नेगेटिव 2000 और मल्टीपल 8.85 इंटू 10⁻⁻ के 12। इसका मल्टीपल कर लोगे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर में टीप के लिख दे रहा हूं, कितना है, माइनस के 1.77 इंटू 10⁻, कितना, -8 कूलम। यही कैलकुलेशन होने पाएगा। कैलकुलेशन बहुत बड़ी, अरे 3 जीरो से 3 घाते कम कर दो तो -12 में से 3 घाते गई तो माइनस के 9, और 885 दूनी 1770, अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, और 17.7 आ जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट इधर जाएगा, एक घात और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैलकुलेशन भी सिंपल है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, न्यूमेरिकल सिंपल है। केवल न्यूमेरिकल को पढ़िए, अपनी थ्योरी का ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, जो चैप्टर की थ्योरी, उसको पूरा अप्लाई करिए, चीजें बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगी, ज्यादा दिक्कत है नहीं होगी। ओके।